हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं वकास इकबाल और आप देख रहे हैं फैक्ट फैक्ट्री। दोस्तों, बरसगीर हिंदुस्तान पर पहले बरतानिया की हुकूमत थी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि बरतानिया बरसगीर पर काबिज कैसे हुआ? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताएंगे कि कैसे एक छोटी सी कंपनी इतने बड़े मुल्क पर कब्जा कर लेती है। दोस्तों, ये बात है सन 1600 की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी जाती है। ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी जिसे शेयर होल्डर्स के तहत चलाया जाना था। शुरुआत में इसके 125 शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने 70,000 पाउंड उस वक्त जमा किए, और इस कंपनी का काम मसालों की तिजारत करना था। साउथ ईस्ट एशिया में तिजारत की गर्ज से सन 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सफ़र पर निकलती है और इंडोनेशिया पहुंचती है, जहां पर पुर्तगाली, डच और स्पेनिश पहले से ही तिजारत कर रहे थे। जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगा कि यहाँ इनका कुछ होने वाला नहीं, और वो हिंदुस्तान की तरफ निकल पड़े। सन 1608 में गुजरात की बंदरगाह पर पहुंचते ही उस वक्त के जहाज़ के कप्तान विलियम हॉकिन एक लंबा सफ़र करके आगरा पहुंचते हैं और मुग़ल शहंशाह जहांगीर से मिलते हैं और मिन्नत करते हैं कि आप हमें इजाज़त दें ताकि हम यहाँ कारोबार कर सकें और एक फैक्ट्री बना सकें। लेकिन जहांगीर उन्हें इजाज़त नहीं देता, क्योंकि वहाँ पहले से ही पुर्तगाली तिजारत कर रहे थे और उनकी मुग़लों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सोचती है क्यों ना कोई ऐसा इलाका ढूंढा जाए जहाँ मुग़लों की हुकूमत ना हो और ये कारोबार कर सके। उनकी ये कोशिश सन 1611 में कामयाब हुई, जब उन्हें मछलीपट्टनम में वहाँ के एक लोकल राजा ने इजाज़त दे दी। एक ही साल में इन्होंने अपने कारोबार को कुछ मजबूत किया, और अगले साल सन 1612 में सूरत के मुकाम में पुर्तगालियों से जंग करके उन्हें भगा दिया। अगले 4 सालों में ये कंपनी और मजबूत हो जाती है, और सन 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी बरतानवी बादशाह किंग जेम्स अव्वल से गुजारिश करती है कि वो किसी हुकूमती नुमाइंदे को हिंदुस्तान में भेजें ताकि वो मुग़ल बादशाह जहांगीर से बात करे और उन्हें कारोबार की इजाज़त मिल जाए। बरतानवी बादशाह एक डिप्लोमेट सर थॉमस रो को हिंदुस्तान भेजता है। वो जहांगीर के लिए कई तहाइफ लेकर जाता है और अपनी बातों से जहांगीर को मना लेता है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को तिजारत करने दें। यही नहीं, बल्कि जहांगीर उन्हें चंद हुकूक भी देता है, जैसे कुछ जगहों पर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कारोबार कर सकती है, वगैरह वगैरह। आखिरकार ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में अपनी फैक्ट्री खोलती है, और अगले कुछ सालों में दूसरे कई शहरों जैसे मुंबई, पटना, आगरा वगैरह वहाँ भी फैक्ट्रियाँ लगाती है। यह वहाँ कपास, रेशम, मसाले, नमक, ओपियम, चाय वगैरह की तिजारत करते हैं और बहुत मुनाफा कमाते हैं। लोग आहिस्ता आहिस्ता इन शहरों का रुख करते हैं ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर सके। यही नहीं, बल्कि ये बादशाह से इस बात की भी इजाज़त लेते हैं कि इनकी फैक्ट्री डकैतों के हमले से बचे रहे तो इन्हें अपनी फ़ौजी छावनी बनाने दी जाए। इसकी भी इन्हें इजाज़त मिल जाती है। ये कंपनी अपने मकसद के मुताबिक बंगाल में भी तिजारत करना चाहती है। उस वक्त के बंगाल का मतलब मौजूदा भारत के मगरबी बंगाल यानी कलकत्ता वगैरह, और पूरा बांग्लादेश, सूबा बिहार और उड़ीसा वगैरह सब शामिल था। कंपनी अब पॉलिटिकल पावर हासिल करने के लिए 1670 में बरतानवी बादशाह चार्ल्स दोयम से दरख्वास्त करती है कि उन्हें मज़ीद हुकूक दिए जाएं ताकि वो और मुनाफा कमा सके। बादशाह उन्हें इजाज़त दे देता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी उन इलाकों पर अपना कानून चला सकती है, यानी अपनी आर्मी बना सकती है, पैसों की लेन देन कर सकती है, अपनी अदालतें भी लगा सकती है, यहाँ तक कि जंग भी छेड़ सकती है। सन 1686 में कंपनी बंगाल में कारोबार और टैक्स में छूट की इजाज़त के लिए उस वक्त के मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के पास जाते हैं, जिसे वो मना कर देता है कि पहले ही तुम लोग हिंदुस्तान में इतना बड़ा कारोबार कर रहे हो। ये इनकार कंपनी के गवर्नर जोसिया चाइल्ड से बर्दाश्त नहीं होता, और बरतानवी बादशाह से मिलने वाली नई नई ताकत के नशे में वो मुग़लों से जंग छेड़ देता है और बुरी तरह हार जाता है। उसके बाद जोशिया चाइल्ड औरंगज़ेब के पैर पकड़ लेता है और माफ़ी मांगता है। औरंगज़ेब उन्हें माफ़ कर देता है और ज़ब्त की गई तमाम फैक्ट्रियाँ भी वापस कर देता है, लेकिन उन पर एक भारी जुर्माना आयद करता है जो उस वक्त
1.5 लाख रुपए, जो कि आज के 50 करोड़ के बराबर बनते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बदले की आग दिल में लिए चुपचाप अपना कारोबार बढ़ाती है और मौके का इंतज़ार करती है। ये मौका उन्हें मिलता है सन 1707 में, जब औरंगज़ेब का इंतकाल हो जाता है और मुग़लों की हुकूमत में रस्साकशी शुरू हो जाती है। इन सब को देखते हुए छोटी रियासतें उभरती हैं और नवाब, ज़मींदार वगैरह मरकज़ी हुकूमत को टैक्स देना बंद कर देते हैं, जिससे मुग़ल हुकूमत मज़ीद कमज़ोर होती है। इन सब के दौरान कंपनी ना सिर्फ अपना कारोबार चुपके से बढ़ा रही होती है, बल्कि मुकामी लोगों को अच्छा मुआवजा देकर अपनी फ़ौज में भी शामिल कर रही होती है और एक बड़ी फ़ौज तैयार कर लेती है। इसी दौरान अफ़गानिस्तान से नादिर शाह और अहमद शाह दुर्रानी वगैरह हिंदुस्तान पर हमला करते हैं और बहुत कुछ लूट कर ले जाते हैं, जिससे मुग़ल हुकूमत मज़ीद कमज़ोर होती है। एक के बाद एक बदलते मुग़ल शहज़ादों पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पकड़ मजबूत रखती है और नए नए कवानीन और टैक्सों में छूट माफ़ करवाती रहती है। दूसरी तरफ एक और ताकत यानी फ्रांसीसी, जो कि पहले से ही बकिया हिंदुस्तान में तिजारत कर रहे थे, अपने आप को मजबूत करते हुए मज़ीद फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, बल्कि आर्मी की तादाद भी बढ़ाते हैं। बरतानवी और फ्रांसीसी वैसे भी हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के कई इलाकों पर कब्ज़ा करने के लिए आपस में दस्तों-गिरेबान थे। नए आने वाले बंगाल के गवर्नर सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों की चाल को समझते हुए कंपनी को टैक्स और कस्टम की छूट वापस लेते हैं, जिससे कंपनी उन्हीं के खिलाफ बंगाल के कारोबारी और बाकी हरीफों के साथ मिलकर उन्हें हटाने की कोशिश करती है। सिराजुद्दौला फ्रांसीसियों से मिलकर कंपनी को बंगाल से निकालने के लिए जंग करते हैं, लेकिन उन्हें अंग्रेज़ों से शिकस्त हो जाती है। इसे बक्सर की जंग कहते हैं और सिराजुद्दौला को कत्ल कर दिया जाता है। बाद में आने वाले गवर्नर अवध के राजा शाह आलम II से मदद मांगते हैं कि अंग्रेज़ों को बंगाल से निकाला जाए और फ्रांसीसियों के साथ मिलकर जंग प्लासी लड़ी जाती है। लेकिन इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि उस वक्त तक बहुत मजबूत हो चुकी होती है, फ्रांसीसियों को बदतरीन शिकस्त देती है। इसके बाद कंपनी खुद हुकूमत बना लेती है और बाकी इलाकों के राजा महाराजा से इल्हाक करती है और उन्हें कठपुतली हुक्मरान बना देती है। पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी की मुहिम चलती है और सन 1857 में पहली जंग आज़ादी लड़ी जाती है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी फातेह बनती है और इसके साथ ही मुग़ल हुकूमत का ख़ात्मा हो जाता है और आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को कैद करके बर्मा भेज दिया जाता है और ज़्यादातर उनके ख़ानदान को कत्ल कर दिया जाता है। सन 1858 में बरतानवी हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी को नेशनलाइज कर लेती है और कंपनी की तमाम दौलत अपने कब्ज़े में ले लेती है। यूं ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर ख़त्म होता है और बरतानवी राज शुरू होता है। दोस्तों, 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुकम्मल ख़त्म कर दिया गया। तो ये थी दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की हिंदुस्तान पर कब्ज़े की कहानी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।